बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम स्पोर्ट्स के इस खुसूसी शुमारे में आपका इस्तकबाल है, लेकिन आज हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग में अब खिलाड़ियों के ऑक्शन पे, यानी जो बिडिंग हुई वो मुकम्मल हुई और खिलाड़ी जो थे उन्हें कितना ज़्यादा पैसा मिला और तवक्कुओं के से ज़्यादा जो लोग थे बिडिंग में, बहुत सारे जो है उन्हें ख़रीदा ही नहीं गया, ख़रीदारी नहीं मिला। मुझे बहुत पहले याद आ रहा है कि सौरव गांगुली एक बार अनसोल्ड रहे थे और आज के इस मौजूदा दौर में काफ़ी प्लेयर हैं जिन्हें ख़रीदा नहीं गया। यानी इंडियन प्रीमियर लीग का अब पेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसमें अब फॉरेन प्लेयर्स पर इस टूर्नामेंट के आसपास ही ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। यहाँ राजस्थान रॉयल्स ने पैसा बहुत खर्चा एक प्लेयर पर, उसके बाद जो किटी में पैसा बचा था उसमें वो कितने ऑलराउंडर और कितने बैट्समैन खरीद पाएगा बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन इसी बीच में फॉरेन प्लेयर्स का दबदबा एक बार फिर रहा। क्रिस मॉरिस, मैक्सवेल ने करोड़ों रुपया में अपना नाम जो है सामने रखा। 12 और 14 करोड़ के आसपास पैसा जब एक प्लेयर कुछ महीनों की क्रिकेट खेलने के बाद हासिल करेगा तो यकीनन टेस्ट क्रिकेट, ओडीआईज और बाकी जो रणजी लेवल की फीस वगैरह है उसमें भी इजाफा होना चाहिए, क्योंकि जब एक तरफ इजाफा हो जाता है तो दूसरी तरफ इजाफा तय है। आज भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और 16 साल का रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का जो करियर अपने पास रखे हुए हैं समीउल्लाह बेग साहब मौजूद हैं। आपने जम्मू कश्मीर में न सिर्फ फास्ट बॉलिंग बल्कि मैटिंग विकेट के मद्दे मुकाबिल जो नेचुरल टर्फ है उस पर खेलने की हमेशा वकालत की। आपने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को कई बार मशवरत से भी आगाज़ किया, आगाही करते हुए उन्हें कहा कि किस तरह से क्रिकेट को सही मानों में सही जगह तक पहुंचाया जा सकता है। पहले समीउल्लाह साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल। समीउल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तजीम साहब। शुरुआत करते हैं, आपको वापस लिए चलता हूं 16 साल पहले आपसे बात करते हैं। आप अपने बारे में बताएं, उसके बाद हम खिलाड़ियों पे आएंगे कि समीउल्लाह बेग सोवरा श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जन्म से क्रिकेटर था, फैमिली में क्रिकेट थी, या अपने ऊंचे कद का इस्तेमाल किया, या उस वक्त आपका अचानक सा ये एंगल बन गया क्रिकेट ही खेलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक स्टूडेंट्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कोई क्रिकेटिंग या स्पोर्टिंग कल्चर बिल्कुल भी नहीं है किसी भी फैमिली, इधर मैटरनल और पैटर्नल फैमिली में। लकीली मेरा एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहाँ हम यूनिवर्सिटी के कोच थे अब्दुल कयूम साहब, उन्होंने देखा। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की और उसी एक साल में रणजी ट्रॉफी खेली। उसके बाद लगातार खेलता गया अराउंड 15-16 ईयर्स। 16 ईयर्स में आप अपने उतार चढ़ाव बताएं, क्योंकि हम बाद में आखिरी लम्हात में खिलाड़ियों की बेबसी पर भी आएंगे, परेशानियों पर भी आएंगे, सिलेक्शन पे भी आएंगे। आपने अच्छी क्रिकेट खेली, प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, लेकिन उतार चढ़ाव बताइएगा कि किस किस लेवल पर आप पहुंच पाए। देखिए, क्लोजेस्ट इवेंट हमारा दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा सारी क्रिकेट खेली है मैंने। कह सकते हैं अनलकी रहा थोड़ा सा कि राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वेरियस रीजंस, उन दिनों सिलेक्शन क्राइटेरियाज डिफरेंट थे, नहीं लेते थे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। एंड जब हम नॉर्थ जोन खेलने जाते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर मेड टू कैरी ड्रिंक्स खिलाने के बजाय। सो उस वजह से हम अपने हुनर का मुजाहिरा नहीं कर पाते थे उतनी जितनी बार हमको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर आईपीएल इसमें क्या कहते हैं उसको, ऑक्शंस में भी कई बार नाम आया। लक का उस टाइम भी सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि जिन टीमों को बिड करना था उनके प्लेयर्स ऑलरेडी आ गए थे और उनकी किटी में नहीं रहा था जब मेरा नाम आया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आई वॉज वेरी क्लोज टू अचीविंग बिगर थिंग्स, बट अलहमदिल्ला आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। 16 साल इतना खेला, उतार चढ़ाव देखे, एंड अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी और परफॉर्म कर पाया अपने स्टेट के लिए। मुझे बताएं कि आप एक फास्ट बॉलर के तौर पर थे, क्या टीम इंडिया में नज़दीक पहुंचने के बावजूद आप इंडिया नहीं खेले, मुल्क के लिए नहीं खेल पाए? वजूहत रही कि या आपका कंपटीशन उससे ज़्यादा बेहतर था? दूसरी वजह तो नहीं होगी, ये उतना कंपटीशन भी नहीं था जितना आज कंपटीशन है फास्ट बॉलिंग का इंडिया में। उन दिनों उतना कंपटीशन नहीं था। बहुत क्लोज हुआ मैं 2-3 बार सिलेक्शन के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने कहा कि सिलेक्टर्स का क्राइटेरिया उन दिनों डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी से सिलेक्शन के लिए नहीं होता था। और चूंकि जे.एंड.के उतने मैचेस नहीं जीतता था डिस्पाइट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस फ्रॉम माई सेल्फ एंड अदर्स, लेकिन वो इग्नोर हो जाती थी बिकॉज टीम नहीं जीतती थी।
अब चूंकि सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिफरेंट हो चुका है, इसलिए आप देखेंगे कि छोटे शहरों से भी प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई गेस 2012, 13 या 14 तक भी ऐसा कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं था। नाज़रीन, हम अब मुख्तलिफ मुद्दों पे बात करें, लेकिन इंजीनियर समीउल्लाह बेग का ड्रेस देखकर आपको लगा होगा कि फरवरी 1921 के बीच में जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, क्योंकि वीकली प्रोग्राम है और एक दिन पहले इसका हम रिकॉर्ड करते हैं, ये जम्मू कश्मीर मौसम में तब्दीली आई और अब क्रिकेट में भी जो टूर्नामेंट्स वगैरह होंगे वो अब टी शर्ट्स में खेलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सर्दियां तकरीबन फरवरी एंडिंग तक रहती थी, लेकिन इस साल 15 दिन पहले ही थोड़ी सी मौसम जो है वो उन्होंने करवट ले ली और हम आज जो है मुख्तलिफ ड्रेस लेकर आज एनालिसिस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में इन दिनों चर्चा बहुत है कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को अब की बार इंडियन प्रीमियर लीग में बोली नहीं लगी, उसकी क्या वजूहत रही। सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में खिलाड़ी तो थे, ऑक्शन में थे, लेकिन ज़्यादा तवज्जो उनकी तरफ नहीं मिली। देखिए, ऑक्शन इज़ ऑल अबाउट लक। ऑक्शन में आपका नाम आना ही है इस बात का एक आकाश है कि आप में टैलेंट है, लोगों ने देखा है और आप पे बिड हो सकती है और आपको चुना गया है बिडिंग के लिए। लेकिन उसके बाद बिड होना ये आपकी सिर्फ तकदीर तक होता है, क्योंकि जिन टीमों को आपको बिड करना होता है वो डिपेंड करता है कि उस वक्त जब आपका नाम स्क्रीन पे आता है उस वक्त उनकी किटी में कितने पैसे बचे हों, उनको कितने फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स आपके अगेंस्ट आ गए हों। इट इज़ ऑल अबाउट योर लक। लेकिन चूंकि बहुत सारे कुछ आई गेस 2-3 लड़कों का नाम आया था ऑक्शन लिस्ट में, ये अचीवमेंट है उनके लिए एंड दे मस्ट नॉट लूज हार्ट। उनको वर्क हार्ड करना चाहिए। यू नेवर नो, नेक्स्ट ऑक्शन में दे कैन गो फॉर मिलियंस। एक अहम सवाल है जो शायद मुझे लगता है कि गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर और फेसबुक पेज पर, सोशल मीडिया साइट्स पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम। बेन स्टोक्स के लिए कहा जाता था कि आज के दौर में सबसे बेहतर ऑलराउंडर हैं, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट की बात करें। लेकिन ये बिड का सिस्टम क्या है कि क्रिस मॉरिस अब सबसे महंगे खिलाड़ी हुए साउथ अफ्रीका के, और मैक्सवेल की वापसी हुई है पैसों के एतबार से, और समित सिर्फ 2 करोड़ के आसपास सिमट गया। ये ऐसा सिस्टम थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि ये किस तरह से एक प्लेयर पर आप पैसा ज़्यादा लगाते हैं जो प्लेयर शायद उस काबिलियत का नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा, ये एक तो आपकी लक होती है, एक प्लेयर की लक होती है। दूसरा जो टीम्स होती हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे राजस्थान रॉयल्स की कुछ एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, उनको 6-7 नंबर का बैट्समैन चाहिए था जो हिटिंग कर पाए और ऊपर 1-2 ओवर करके दे नई बॉल से। सो उन्होंने पहले ही अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हुए 5-6 नामों को शॉर्टलिस्ट किया होता है कि हम इस नंबर के लिए किन किन प्लेयर्स को ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4 करके वो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की होती है, और उसके बाद जब वो उनको 1 प्रायोरिटी वाला बंदा भी चला जाता है, किसी दूसरी टीम को 2 भी 3 भी, दे आर लेफ्ट विद ओनली लास्ट ऑप्शन जो उन्होंने ऑलरेडी पिक किया होता है। अब उस ऑप्शन के लिए फिर वो फुल थ्रॉटल वो बैटल होता है बिटवीन द फ्रेंचाइजेस, एंड उसी वक्त दैट इज ऑल व्हाट द लक यू नीड एज अ प्लेयर। ठीक है, ये खुशकिस्मती है और बदकिस्मती भी है। क्या क्रिस मॉरिस और मैक्सवेल का इतना प्राइस जाना टीमों को जस्टिफाई कर पाएगा? उस पर मैं बाद में आऊँगा कि मैक्सवेल की जगह टीम में बनती है नहीं बनती है, क्योंकि ऑलरेडी टीम में ज़्यादा बल्लेबाज हैं। मैक्सवेल कभी कभी नई गेंद से बॉलिंग भी कर लेते हैं, एक आध ओवर डालते हैं। मुझे बताएं कि क्या इतना पैसा लेने के बाद इस खिलाड़ी पे कितना दबाव होगा, नफसियाती दबाव? क्रिकेटर्स ऑलरेडी उस दबाव से गुजरते आते हैं। उनको ये आईपीएल में कम दबाव होता है बनस्बत की कंट्री को खेलने के लिए। जब मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं या क्रिस मॉरिस खेलते हैं अपनी कंट्री के लिए, तो उस वक्त ज़्यादा दबाव होता है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी दबाव होता है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स आर यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर। प्रॉब्लम होती है जब आपका डोमेस्टिक प्लेयर इतने बड़े पैसों पे सोल्ड आउट होता है, उस पर ज़्यादा दबाव होता है। जैसे सी गौतम एक प्लेयर हैं जो अभी चेन्नई के लिए ये खेलेंगे, वो उनकी बोली लगी है अराउंड 9 करोड़ की, तो उन पे ज़्यादा दबाव होगा अब परफॉर्म करने की। या आपको याद होगा पवन नेगी का कुछ साल पहले 8 करोड़ में बोली लगी थी, और वो उस नेक्स्ट सीज़न कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो उस 8 करोड़ के दबाव के नीचे इतना दब गए थे कि वो फिर वो उसके साथ अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाए थे। मैंने देखा अपने तजुर्बे में युवराज से लेकर मैक्सवेल और बाकी खिलाड़ियों तक, और बेन स्टोक्स का भी हमने देखा, जितने महंगे खिलाड़ी आपने खरीदे परफॉर्मेंस उतनी बहुत कम हमने देखी उनकी तरफ से।
یہ کہیں نہ کہیں یہ انسان نکل جاتا ہے اس دباؤ سے کہ آپ دیکھو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یار 12 کروڑ 16 کروڑ تک تو بندہ پہنچ گیا. یا کرکٹ میں اس کے بعد ایک اچھی گیند پہ آؤٹ ہو سکتے ہیں, اس میں آپ 12-14 کروڑ کو دوش نہیں دیں گے. ایگزیکٹلی جو آپ نے لاسٹ میں کہا وہی صحیح بات ہے. دیکھیں فار گرانٹیڈ کوئی نہیں لیتا ہے, ایون ایٹ فرانچائز لیول اور ایٹ کلب لیول جو پروفیشنل کرکٹرز ہوتے ہیں جب بھی وہ بیٹ اور بال ہاتھ میں لیتے ہیں آپ دیکھیں گے ان میں جو اندر کا وہ چیمپئن پلیئر ہوتا ہے وہ باہر نکل کے آتا ہے. تب تک وہ گراؤنڈ سے باہر بالکل کیجول ہوتے ہیں, بالکل آپس میں مزاق کرتے رہتے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ میدان میں آتے ہیں بالکل اس کے برعکس وہ پروفیشنلزم ان میں جو پلیئروں میں ہوتا ہے وہ ابھر کے باہر آتا ہے اور وہ پرفارم کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں, اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. لیکن پھر کرکٹ ہوتی ہے, کرکٹ کسی کے جاگیر نہیں ہے, کوئی بھی پلیئر کسی بھی بال پہ آؤٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی بولر کسی بھی بیٹسمین سے مار کھا سکتا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ پلیئر فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یا کیئرلیس بن جاتے ہیں یا ایسا سوچتے ہیں کہ ہم کو اب پیسے آ گئے تو اب ہم پرفارم نہیں کریں گے. انفیکٹ ان پہ تھوڑا سا نفسیاتی دباؤ زیادہ بن جاتا ہے کہ اب اگر میں اس سال اتنے میں سولڈ آؤٹ ہو گیا تو اگلے سال میں اس سے زیادہ ہو جاؤں. تو لیکن انفارچونیٹلی جو کرکٹ کی جو گیم ہے وہ کسی کے ویمز اور وشز پہ نہیں چلتی ہے, کبھی پرفارم کر پاتے ہیں کبھی نہیں کر پاتے. پروگرام کا پہلا ایڈیشن انڈین پریمیئر اس سے جو آکشن ہوا تھا, جو بیڈنگ ہوئی تھی وہ کس طرح سے آپ پوری کر لیں گے. لیکن اب دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہوئے. دوسرے مرحلے میں اب ہم بات کریں گے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کو ہوم سیریز میں 2-0 سے پچھاڑ دیا. T20 میں 2-1 سے پہلا میچ بڑا نزدیکی آتے آتے جیت گئے تھے, دوسرا میچ ہار گئے, تیسرے میچ میں ایک بار پھر کم بیک کیا پاکستان ٹیم نے. پاکستان کرکٹ سوائل پر یہ پہلا مقابلہ ہوگا بڑا جب سے کرکٹرز پہ حملے ہوئے تھے. اس کے بعد پاکستان میں اس طرح کی بڑی سیریز منعقد کرانے سے کئی کنٹریز جو تھے وہ ڈر جاتے تھے. لیکن ساؤتھ افریقہ کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے آپ کی بار جو ٹیم بھیجی تھی ٹیم نے پرفارم کیا. نئی ٹیم تھی, T20s میں بالکل نئی تھی کیونکہ ٹیم نے آسٹریلیا کی دورے پر جانا تھا. آخری لمحات میں آسٹریلیا نے انہیں دھوکہ دیا, وہ آئے نہیں. پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی سیریز پہ بات ہوگی اور اس کے علاوہ انڈیا انگلینڈ سیریز پہ بات چیت ہوگی. پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ میں سیریز. سمیع بیگ صاحب, جب آپ سیریز کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بارے میں مجھے بتائے گا کہ یہ ٹیم جو ہے یہ کب کیا کرے گی, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کب کیا کر سکتی ہے اس میں بڑے بڑے کھلاڑی موجود تھے. لیکن موجودہ ٹیسٹ ٹیم کی جب ہم بات کرتے ہیں کیا اس میں پوٹنشل تھا یا ہوم سیریز کا ایڈوانٹیج ملا کہ ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیم کو ہراتے, یا ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے فاف ڈپلیسی نے اب ٹیسٹ کرکٹ کو الوداع کہا, اس جوبن پہ نظر نہیں آئے. جی بالکل, ساؤتھ افریقہ کی کرکٹنگ ٹیم میں وہ بات اب نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی. ہینسی کرونیے, جیک کیلس, بہت زبردست ٹیم ہوا کرتی تھی, شان پولک, اور اس ٹیم کے اتنے بڑے بڑے ناموں سے ہی ٹیمیں خوفزدہ ہوتی تھی. لیکن اب وہ اتنی اچھی ٹیم نہیں رہی. ٹیسٹ رینکنگ میں بھی بہت پیچھے ہے, ون ڈیز اینڈ T20s میں بھی بہت پیچھے ہے. وہ بھی ایک ری بلڈنگ فیز میں ہے جب سے گریم سمتھ نے ادھر کمان سنبھالی ہے ایز ڈائریکٹر. تو ایک ری بلڈنگ فیز میں ہے ان کی ٹیم. نئے ینگسٹرز آ رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی ٹیسٹ ٹیم میں بھی بہت سارے ینگسٹرز تھے. لیکن جو ان ٹیسٹ ٹیم کی سب سے بڑی کمزوری مجھے لگی اور باقی دیگر ایکسپرٹس کو بھی لگی, وہ کوئنٹن ڈیکاک کی کپتانی تھی. وہ بندہ ایک فری فلوئنگ پلیئر ہے, اس پہ اتنا بڑا بوجھ ڈالنا ایک تو خود اس کی کارکردگی پہ اثر کر گیا, اور دوسری بات اس ایک لیڈرشپ میں ایک از اے ڈفرینٹ تھنگ. لیڈرس آر بورن, دے ناٹ کلٹیویٹڈ. اس میں ان کو کس پلیئر کو کہاں پہ پکڑنا ہے اپوزیشن کے, کہاں پہ اٹیک کرنا ہے, کہاں پہ ڈیفینسو بولنگ کرنی ہے, وہ اس میں تھوڑے سے کھو گئے, جس کی وجہ سے پاکستان یہ سیریز جیت گیا. یا پاکستان بہتر کھیلا کہ پاکستان کے رضوان کی آپ لگاتار بات کرتے ہیں کہ انہیں موقع ملنا چاہے اور اوپر آنا چاہے بیٹنگ وغیرہ کے لیے, یا پاکستان ٹیم نے بہتر کھیلا اور جونیئر سینئر کمبینیشن کے ساتھ؟ اوبویسلی پاکستان بیٹر کرکٹ پاکستان نے کھیلا. اس سے پہلے ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر سیریز برابری پہ بھی رہے گی تب بھی پاکستان نے کمال کیا ہوگا. لیکن 2-0 سے ٹیسٹ سیریز جیتنی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. خاص کر جو حسن علی کا کم بیک ہوا وہ بہت زبردست ہوا. اس کے بعد جو T20 سیریز ہوئی وہ بھی پاکستان کی ایک آل راؤنڈ ٹیم ہے. 8, 7, 8, 9 نمبر پہ تک بیٹنگ ہے, جس کی وجہ سے وہ, اور بہت سارے بالنگ آپشنز ہیں. حالانکہ جو مڈل آرڈر ہے وہ ابھی بھی اسٹرگلنگ ہے. وہ حیدر علی ابھی اپنے جوہر نہیں دکھا پا رہے ہیں. ہاں جی, اور وہ آصف علی وغیرہ وہ بھی ابھی اپنی جگہ قائم کرنے میں ناکام رہے.
लेकिन ओवरऑल जो टीम की ऑलराउंड स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की वो बेटर थी बनस्बत की साउथ अफ्रीका के। और जो साउथ अफ्रीका T20 टीम को उतना मौका नहीं मिला एक्लिमेटाइजेशन के लिए, उनको आते ही खेलना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वो बेनिफिट मिला और पाकिस्तान को ये टाइमली एक बूस्ट मिला अपनी क्रिकेट को सुधारने के लिए। साथ ही साथ पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों की जब बात करें, ओपनिंग स्टैंड्स की, वो नहीं बन पाया। बाबर ने बाद में खुद को हटाया ओपनिंग से और 1 डाउन तक लेके आए और अच्छा स्कोर किया। पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? फखरुज्जमान और काफ़ी खिलाड़ी सरजिल वगैरह तो हैं बैकअप में। एक कंप्लीट ओपनिंग पेयर क्या पाकिस्तान इसको मिस कर रहा है और ऑप्शन क्या है? अभी सेटल्ड ओपनिंग पेयर नहीं है वनडेज में, और इवन टेस्ट टीम्स में भी वो ट्राई कर रहे हैं। वो इमरान भट्ट वगैरह को ट्राई किया, अभी मेरे हिसाब से उसको और मौके देने चाहिए। बड़े ही कम्पैक्ट प्लेयर लगे मुझे इमरान भट्ट टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन चारों इनिंग्स में उनको अनप्लेबल डिलीवरीज मिली, चूँकि जो विकेट थी वो उतनी अच्छी नहीं थी बैटिंग के लिए, और उतार चढ़ाव बहुत है विकेट में, उनको और मौके देने चाहिए। वनडेज में जब हफीज़ आएंगे और जब इमाद वसीम आएंगे और बाकी 1-2 प्लेयर जो मिसिंग है, शर्जील का आना तो तय है, वो तो आएंगे ही। वो इस वक्त खेल रहे होते, अगर उनका फ़कर का बहुत बैड पैच चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो इंजरी से नहीं, ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस की वजह से आउट हैं। लेकिन उनको अपनी गेम पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन शर्जील इज़ एन आउटस्टैंडिंग टैलेंट, उनको आना चाहिए, और वो मुझे लगता है इस रास्ते पे गामजन है, वो जल्दी टीम में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी पाकिस्तानी सीरीज़ पे बातचीत। अब इंडिया इंग्लैंड पे बातचीत करते हैं, और कब क्या कुछ होगा हिंदुस्तानी विकेटों पे कुछ पता नहीं। कब अश्विन सेंचुरी स्कोर करेगा, कब 6 विकेटें लेगा, कुछ पता नहीं। कब टीम में रहेगा, कब टीम से बाहर होगा। और एक अच्छी बात है कि इंडिया ने कमबैक किया, और रोहित शर्मा ने जिस अंदाज से अब T20 ODIs के बाद टेस्ट क्रिकेट पे कंसंट्रेट किया, या इंग्लैंड की गेंदबाजी जो थी वो उस लेवल की नहीं थी, और उसका कहीं ना कहीं बिडिंग पे भी असर देखा। बड़े प्लेयर थे इंग्लैंड के जो अनसोल्ड रहे इस IPL के ऑक्शन के लिए। लेकिन क्या इंडिया ने अच्छा कमबैक किया, या विकेट तैयार की गई थी जिसमें इंग्लैंड जो था वो ट्रैप हो गया दूसरे टेस्ट में? देखिए, उतनी ख़राब विकेट नहीं थी जितनी इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स ने इसको करार दे दिया, और टॉस ने कोई उतना ख़राब रोल अदा नहीं किया। उसका मैं एक रीज़न समझाऊंगा कि टॉस तब वाइटल होता है अगर विकेट 2-3 दिन तक अच्छा खेलेगी, फिर लास्ट इनिंग में बहुत ख़राब खेलेगी, तब अगर आप टॉस जीते हो, पहले बैटिंग करते हो, आपको एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर आप टॉस जीतते हो या हारते हो और विकेट पहली बॉल से टर्न करे, तब इट मीन्स कि दोनों टीम्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी बॉलिंग की और अपोजिशन कितनी अच्छी बैटिंग करता है। इंग्लैंड ने जो दूसरा टेस्ट मैच है वो पहली इनिंग में ही हारा, जब रोहित शर्मा ने वो ज़बरदस्त इनिंग खेली। उन्होंने इनिंग तो अच्छी खेली ही, लेकिन इंग्लैंड ने जो बॉलिंग की वो बहुत ही आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। हाँ, मतलब वो डोमेस्टिक क्लास की बॉलिंग थी। उनका जो स्पिनर्स इतने टर्न होने के बावजूद वो कंसिस्टेंटली एक जगह बॉल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से रोहित शर्मा को बहुत लूज बॉल्स मिली, और उन्होंने अंडर प्रेशर किया फिर, और अच्छी बॉल्स पे भी स्कोर किया। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी इंग्लैंड के स्पिनर्स थे, वो उन तवक्कात पे पूरा नहीं उतरे। ये बात अपनी जगह है कि इंग्लैंड ग्रैम सॉन और बाकी खिलाड़ियों के बाद अच्छे स्पिन डिपार्टमेंट को अभी तक नहीं खड़ा कर पाए। हालांकि कुछ उम्मीदें थी पहले टेस्ट में कि शायद दूसरे टेस्ट में भी स्पिनर्स जो हैं वो कमाल कर दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बिलाखिर कहा कि वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में जो सीरीज़ हार के गए थे, और T20s के लिए 5 खिलाड़ियों को अवेलेबल ही नहीं रखा क्योंकि उनका टूर प्रोग्राम था, वक्त से पहले जाना था। इस तरह के फैसलों से काफ़ी मंफी असर क्रिकेट पे पड़ा। देखिए, मोनोपोली चल रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, जो 3 बिग कंट्रीज़ हैं, उनकी मोनोपोली चल रही है ICC पे। दे आर द 3 बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग नेशंस, तो ICC को भी वो उनके सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट बात है। टूर्स होने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को खेलना चाहिए हर एक कंट्री के साथ, इंडिया को हर एक कंट्री के साथ खेलना चाहिए। इसी तरह इंग्लैंड, उनको भी ट्रैवल करना चाहिए। हालांकि इस वक्त मुश्किलात हैं, कोविड की वजह से उनको बायो बबल में रहना पड़ता है, बट दे हैव टू मैनेज इट, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है जिसमें जितना इसमें खेलेंगे उतना शायकीन भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे, और उतना क्रिकेट भी ग्लोबलाइज हो जाएगा। एक इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम आएंगे कि अब परवेज़ रसूल पर दबाव बहुत है।
और कह रहे हैं वो सिलेक्शन कमेटी में ज़्यादा मुदाखलत करते हैं। सीईओ साहब कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी में हमारा रोल नहीं है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खुद कप्तान रहा है, 92 का वर्ल्ड कप जीत गए हैं। उम्मीद थी कि शायद दोनों मुल्कों के बीच में खैर सगाली जज्बे के तहत कुछ खिलाड़ी आईपीएल में शामिल हो जाते, एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता। डिप्लोमेसी भी थी और क्रिकेट के जो बड़े बड़े स्टार इस वक्त शाहीन आफरीदी वगैरह हैं उन्हें मौका मिलता, एक अच्छी बात थी। देखें, बहुत अनफॉर्चुनेट है आईपीएल डिवाइड ऑफ पाकिस्तान प्लेयर्स एंड पीएसएल डिवाइड ऑफ इंडियन प्लेयर्स इज़ अ ट्रेजिडी। खेलना चाहिए क्रिकेट। ये आईपीएल को उतना निखार आ जाता उससे ज़्यादा जब बाबर आजम जैसे प्लेयर या हसन अली जैसे प्लेयर आ जाते खेलने के लिए, और पीएसएल उतना ज़्यादा निखर के आता अगर यहाँ से रोहित शर्मा, विराट वगैरह खेलने जाते। अनफॉर्चुनेट बात है। हम सब यही होप कर सकते हैं कि एक दिन आएगा कि हम लोग प्लेयर्स को आपस में खेलते हुए देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करते हैं आखिरी मरहल में दाखिल हुए आज के इस प्रोग्राम में कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन के लिए अब कप्तान परवेज़ रसूल पर बहुत ज़्यादा दबाव है। कहते हैं सिलेक्शन कमेटी में उनका बराह रास्त मुदाखलत है। सीईओ आशिक बुखारी कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी का हमारे से कोई लेना देना है, वो अलग से चुनते हैं। ये सिलेक्शन टीम की कौन करेगा? जब आपके पास सीईओ है, जब आपके पास कप्तान है, जब आपके पास एक अच्छे कायद हैं टीम में, सिलेक्शन की ड्यूटी जो है क्या वो बीसीसीआई खुद करेगी खिलाड़ियों की? देखिए, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। एक इस सारी कंट्रोवर्सी में एक बहुत बड़े खिलाड़ी का नाम ख़राब हो रहा है। परवेज़ रसूल इज़ द बिगेस्ट प्लेयर J&K हैज़ प्रोड्यूस्ड टिल डेट। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका रिकॉर्ड इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लेकिन जो उनका रोल है सिलेक्शन में या बाकी चीज़ों में या रनिंग ऑफ JKCA, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। उनको चाहिए कि वो खुद उससे दूर हो जाएं, एक पूर्वाकार प्लेयर की तरह खेलें और दूसरे यंगस्टर्स को एक रोल मॉडल दें कि ऐसे ही खेलना है। जोन सिलेक्शन या प्रोविंस बेस्ड सिलेक्शन, उसमें उनका ध्यान नहीं जाना चाहिए। उसके लिए सिलेक्टर्स होते हैं। लेकिन जब सीईओ साहब, जब सिलेक्टर ही कहेंगे परवेज साहब टीम अच्छी चाहिए इस साल, क्योंकि यहाँ से आप कहते हैं कि बड़े अजीम खिलाड़ी अभी तक हमारे हैं, जब आप टीम की सिलेक्शन के बाद अगर मैच हार जाते तो उस वक्त भी परवेज़ पे गुस्सा होता। लेकिन बेशतर पेरेंट्स कहते हैं कि परवेज़ और बाकी जो खिलाड़ी हैं या सीईओ साहब हैं, सिलेक्शन फेयर से नहीं होती है। देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ कि कप्तान का काम सिलेक्शन नहीं होता है। आप किसी भी लेवल पे देख लीजिए, इंटरनेशनल को टीम हवाले की जाती है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, कहीं भी ऐसा सिनेरियो नहीं कि कप्तान इंटरफेयर कर सकता है सिलेक्शन में। एट मैक्सिमम वो चीफ सिलेक्टर को अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है कि मुझे इतने फास्ट बॉलर चाहिए, इतने स्पिनर्स चाहिए वगैरह चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, जो इस वक्त JKCA ने सिलेक्शन कमेटी बनाई है, वो उतनी प्रोमिनेंट सिलेक्शन कमेटी नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो और बात कर पाए कि हाँ हमने ये सिलेक्शन और सिलेक्शन को डिफेंड कर पाए। अगर किसी ने सिलेक्शन की है, कोई प्लेयर है, जैसे कि आपने भी देखा होगा इंडियन टीम की सिलेक्शन हो गई तो चीफ सिलेक्टर जो है वो सामने आते हैं, वो बात करते हैं, मीडिया के क्वेश्चंस लेते हैं, मैंने फलानी प्लेयर को नहीं खिलाया, इसको खिलाया, इस बेस पे खिलाया। और उस सिलेक्शन कमेटी के खुद के सिलेक्शन का प्रोसीजर है, वो BCCI ने भी बता दिया है, लोधा कमीशन में भी है कि एक क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी होती है। हर एक स्टेट के लिए क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाना लाजिमी है। जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी जो भी वहाँ पे चाहे CEO हो या प्रेसिडेंट हो या चेयरमैन हो किसी एसोसिएशन का, उसको वो गाइड करे कि बताए कि आपको ये सिलेक्टर्स चूज़ करने हैं। एक उसमें प्रॉपर प्रोसीजर है, उसमें एड्स होते हैं पेपर में कि हमको ये सिलेक्टर्स दरकार हैं, आइए आप इनवाइट करते हैं उनको, अपनी एप्लीकेशंस डाल दीजिए, फिर उसमें चूज़ होता है, फिर उनका इंटरव्यू होता है, तब जाके सिलेक्शन कमेटी बनती है। अब अगर सिलेक्शन कमेटी आर्बिट्री है, मैंने हाथ से चूज़ किया है दाएं बाएं अपने लोगों को, या अपनी मर्ज़ी से बाहर से किसी को मंगवाया है एज अ रबर स्टैंप, तो उस पर क्वेश्चंस तो होंगे ही। लेकिन इस सब मामले में मेरे हिसाब से परवेज़ साहब को अपने आप को साइडलाइन करना चाहिए, उनको सिलेक्टर्स को अपना काम करने देना चाहिए। ही मस्ट प्ले एज अ ग्रेट प्लेयर एंड एज अ गुड कैप्टन, उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। इससे उनकी छवि बहुत ख़राब हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समीला बेग साहब। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। इंजीनियर समीला बेग, रणजी ट्रॉफी के साबिक कप्तान, और जिस लेवल में उन्होंने 16 साल तक क्रिकेट जो है वो मुल्क की टॉप लेवल की क्रिकेट खेली। हालांकि उन्हें खुद ही इस बात का एतराफ़ किया कि तकरीबन
नेशन के लिए, मुल्क के लिए खेलते खेलते पहुंचते गए नज़दीक, लेकिन जगह नहीं बन सकी, वजूहात कुछ भी हों। परवेज़ रसूल को एक सलाह मशवरा दिया कि आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, हमें आपसे और अच्छी एक्टिव क्रिकेट 3 4 5 साल देखनी है। शायद आप टीम में जाएंगे, नेशनल की टीम में जाएंगे, लेकिन जब आप इन मामलों में पढ़ेंगे तो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। लेकिन ज़ाती मुशाहिदा और तजुर्बा ये कहता है कि जम्मू कश्मीर का क्रिकेट एसोसिएशन जो है इसको लावारिस और यतीमों की तरह छोड़ा है। जो 10 12 लोग वहाँ दिन में बैठते हैं, जिनने ज़िंदगी में अपने बचपन में क्रिकेट को काफ़ी नज़दीक से देखा होगा, असाइनमेंट किया जाता है, आप क्या लेंगे, आप कौन सा डिपार्टमेंट देंगे, आप कौन सा, आप ट्रेजरी में जाएंगे, आप सिलेक्शन देखेंगे। ये 10 12 लोगों की टीम जो है अभी तक इन्होंने काम चलाया और अच्छे से चलाया, लेकिन इसको और बेहतर करने की ज़रूरत, जिसके लिए कप्तान परवेज़ रसूल को सिर्फ एक क्रिकेटर के तौर पर ही अपने आप को सामने लाना होगा। अगर आप सिलेक्शन के मामलात में पढ़े, बाकी मामलात में पढ़े, तो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो ज़ाया होगी। हमें आपको एक अच्छे लेवल के क्रिकेटर के तौर पर आगे देखना है, सिलेक्टर के तौर पर बाद में देखेंगे आप क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ पर हमने बातचीत की। अगले हफ्ते एक बार फिर जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की तमाम खेल खबरों के साथ हाजिर होंगे। अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट इमरान तारिक के साथ तजम्मुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।